अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। लेकिन सर आज खबर पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक खबर देती हूँ और वो ये कि भारत से शिवराज जी वोलकर साहब एक हैं जो कि टीवी प्लेज में भी काम करते हैं, मूवीज में भी आते हैं और कमर्शियल्स में भी दिखाई देते हैं अक्सर। और उनसे मेरी बात हुई और वो आपके बहुत फैन। मैं खासकर आरजू मेरा उनको मेरा इंफॉर्मेशन उनसे शेयर कीजिएगा। मेरा बहुत बहुत नमस्कार उनको। बल्कि मैं देखें, अब मैं सारा कुछ भारत में आपको बताया, मैं आधा दिन तो भारत में होता हूँ, तो नमस्कारम कहूंगा और उनको दंडवत प्रणाम कहूंगा कि इतना प्यार करते हैं, खासकर वो भारत से। मैं आपका करजई हूँ, मकरूज हूँ। जब भी शिवराज जी आप आए, खासकर यूएस में मेरे मेहमान बने, मेरे साथ लंच डिनर करें। आप बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी, तो आपकी मोहब्बतों की वजह से हम चल रहे हैं, वरना फिर देखें काफी एफर्ट करके आते हैं इंफॉर्मेशन, और खासकर मेरे लिए तो आप सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कि आई कैन टेल यू कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैटर ऑफ फैक्ट। एंड भारत इज, जिस तरह मैं कहता हूँ कि भारत इज माई सेकंड होम। पाकिस्तान मेरी माँ है, भारत मेरी खाला है, मेरी मासी है, एंड दिस इज हाउ आई ऑलवेज फील लाइक इट। मैं हमेशा आरजू जी से कहता हूँ कि आधा दिन आई लिव इन इंडिया एंड आधा दिन आई लिव इन पाकिस्तान। एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। मैटर ऑफ फैक्ट हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे। हम इंडस से निकला था, इंडस वैली कह रहे हैं, इंडस रिवर कह रहे हैं, उसी गांजीज के। वी आर चिल्ड्रन ऑफ इट एंड वी हैव टू। मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि आरजू 76 साल में 4 जंगें लड़ी हैं। एक दफा प्यार मोहब्बत को भी कोशिश करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि दिस इज द पीरियड, इट इज नॉट फॉर वॉर। और मोदी सर साहब, लगता है जब लोग बात करते हैं और जब लोग बताते हैं, आपकी वीडियोस का जिक्र करते हैं या मेरी वीडियोस का जिक्र करते हैं, तो बहुत प्यार होता है उसमें बहुत है। और बहुत आरजू, ख्याल से। मैंने तो आरजू भारत जाके अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो कनाट प्लेस पे जब गया था तो पीछे मेरे लोग भागते थे सेल्फियों के लिए, और मैंने आपको बताया एयरपोर्ट पे जो स्कैनिंग करने वाले थे उन्होंने भी जब सेल्फियां बनाई मेरे साथ, और एक हरियाणा से थे, उन्होंने जिद की कि आप मेरे साथ लंच करो, मेरे साथ बैठो, कुछ खाओ पियो, और एयरपोर्ट पे जबरदस्ती। तो मैं अभी ये किस तरह ये सारे कर्जे उतार पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन आई लव देम मोर, आई लव देम। मैंने आज तक किसी को फेथ बेस्ड, कलर बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया। हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं अगर देखा जाए, एंड आई एम गोइंग टू कीप लविंग। उसमें कुछ होते हैं लोग जो एक दूसरी दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया का हर मजहब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हर मजहब यही कहता है कि अगर कोई किसी फेथ में भी आपने कुछ अचीव करना है तो लोगों से प्यार करो, सेवा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, सर्व करो। देखें, आप चाहे रमजान में आप इफ्तारी करा लें, लोग करते कराते हैं। आप लंगर देख लें गुरुद्वाराज में, आप उसके बाद हिंदुइज्म में देख लें तो जिस तरह वहां पे सेवा, सारे हर मजहब का मकसद यही है, सेवा है, प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। रिगार्डलेस, मैं कई लोग मैंने देखा है एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतना भारत माता की जय के ऊपर लोगों को इतना कंट्रोवर्सी बना लेते। क्या हर्ज है यार, भारत माता है, सब भारत एक कंट्री माँ ही होता है, मादरे मिल्लत। मैं रोजाना कहता हूँ पाकिस्तान मेरी माँ है, मादरे मिल्लत है, तो भारत माता की जय कहने में क्या इतराज है? लोगों को पता नहीं छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज क्यों बनाते हैं। अदरवाइज लाइफ इज नॉट वर्थ इट कि आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लें। Enjoy each other, love each other, regardless, beyond the faith and beyond the color and beyond the languages. And I have done it, matter of fact, and I enjoy it. I get so much energy out of it in return. जिस तरह आपने अभी शिवराज जी दिवाकर का बताया है, यू मेड माई डे। मेरा आज सारा दिन अच्छा गुजरेगा, और मेरे अंदर से शिवराज साहब के लिए दुआएं निकलती रहेगी। मैं थैंक तो यू, आज तक उनसे मिला भी नहीं, लेकिन यू मेड माई डे। थैंक यू शिवराज जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। सर हम बढ़े आज की न्यूज की तरफ और दो तीन न्यूज है। इमरान खान जो है थोड़ा बैकफुट पे गए हैं। उन्होंने कहा है, उनकी बहन अलीमा खान ने भी कहा है कि जी न्यूट्रल होने के लिए कहा है, स्टैब्लिशमेंट को बात करने के लिए कहा है, स्टैब्लिशमेंट को। साथ ही जर्मनी में कुछ मस्जिद है वो बंद की गई हैं, और मोदी जी की एक स्पीच है जो बहुत चल रही है। देखिए, इसमें खासकर इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त उनको बावर होता जा रहा है कि 9 मई का जो वाकया है उससे बच नहीं पाएंगे। यहाँ पे इस वक्त कई खबरें चल रही हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो गद्दारी का केस है वो बनने वाला है। और खान साहब, यही वो खान साहब है जिन्होंने हफ्ता पहले खुद कन्फेशन किया था कि मैंने लोगों से कहा था कि मुझे अगर गिरफ्तार किया जाए तो तुम जाके तो फौज के ऊपर, जीएच के ऊपर चढ़ जाना। जाके खुद कन्फेशन किया, फिर उसके बाद दूसरे दिन उनको समझ आई कि ये तो मैंने गलती कर ली। उनके वकीलों ने समझाया, फिर यू टर्न मारते रहे।
और फिर इसी फौज के इसी साइफर पे ये इनको गद्दार कह कह के इन्होंने 64 जलसे किए, इनको मीर जाफर मीर सादिक कह कह के। तो अब और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू खान साहब का ये है कि वो कुछ मिच्योर नजर नहीं आते, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ और कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 दिनों के अंदर 3 दफा मिन्नतें समाजित कर रहे हैं। आज तीसरी भूल गई हैं आप। सबसे पहले तो घोर साहब ने मिन्नतें की थी, फिर उसके उमर अयूब साहब ने मिन्नतें की थी, उसके बाद अलीमा बाजी ने मिन्नतें की थी, आज गंडापुर साहब ने न्यूट्रल की रिक्वेस्ट की है। न्यूट्रल बिलखसूब अब समझ नहीं आती, या तो कहते हैं ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जानवर बन जाए क्योंकि खुद ये कहते रहे, बल्कि कुरान के हवाले देते रहे। खान साहब ने कहा था कि आप, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता किसी इंसान को भी कोई न्यूट्रल बन जाए, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आज फिर ये कह रहे हैं 7 लाख फौजियों को कि तुम न्यूट्रल जानवर बन जाओ। मेरी तो समझ से बाहर है ये हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। लेकिन जो खतरनाक बात पूरी दुनिया के लिए है वो ये है आरजू कि आपने पता नहीं कहने को आपने कह रखा है कि हम एटॉमिक पावर है, और फिर अलीमा बाजी ने अगले दिन कहा है कि 80 से 90% जो पाकिस्तानी है वो पीटीआई के साथ इश्क में इन्वॉल्व है, उनको इश्क हो चुका है। और एक ऐसा शख्स है जिसको जो बिलीव करता है आज भी जिन्नात में, काले बकरों पे, काले जादू पे बिलीव करता है, सुबह कुछ कह के शाम को वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। 3.5 साल उसने ये चलाया इसी तरीके से सारे मुल्क को। अगर मजीद फ्यूचर में अगर उसको एटॉमिक पावर के एक्सेस दे दी जाए, दुनिया कितनी सेफ होगी। फिर दुनिया के लिए एक मसला होगा, सोचना होगा दुनिया को कि ये क्या ड्रामा है और इस ड्रामे को क्या करना है। बल्कि मैं ड्रामे की बात करनी थी, इस पे अगले दिन कारगिल का था, 25th एनिवर्सरी थी, उसके ऊपर एक और कंट्रोवर्सल, यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है। लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें। आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में 1 महीने के अंदर हो चुके हैं। उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप। फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुझे पहली दफा खुद शॉक हुआ है, ये अभी मुझे आई जस्ट केम टू नो कि आपके सूबा सरहद केपीके के अंदर तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं 5-6 शहरों के अंदर। आपका अपने पाकिस्तान पे कंट्रोल क्यों नहीं है? ये केस क्यों नहीं दुनिया को बताते कि भाई हमसे नहीं हो रहा, ये हमने ये शुरू किया था, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी मदद की जाए। लेकिन अब वो बात आपकी ये हो चुकी है, जिस तरह किसी ने कहा था शेर आया, वो इतनी दफा शेर आया कह चुका था, लोग उस पर बिलीव करना छोड़ चुके थे। अब पता नहीं चलता लोगों को, यही पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा कि आइदर अभी भी आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं या आप खुद मजबूर हो चुके हैं, या आप ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये लोगों को इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। दूसरे टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा। आज आरजू कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है, लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मुझसे जाती बात पूछो, 7 को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कौम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों? आपके आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी के और कुश्ती के लोग डाले हैं सिफारशी। जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो किसको पता है कि वो 7 लोग भी सिफारशी हों? वो जो 7 लोग आपने भेजे हैं, हो सकता है वो भी अफसरों के या जो लूटिंग एलीट है उनके बच्चे भेज दिए हो आपने, और फिर वो 7 बच्चे गए, हो सकता है उसमें से 5 वापस ही ना आए। क्या अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं? जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंपीट क्या करेंगे भाई आप? वो क्यों गलती कर रहे हैं? ये भी खर्चा क्यों किया सर? अक्सर तो बेचारे खिलाड़ी अपना खर्चा खुद करते हैं, ये तो सिर्फ क्रिकेट वालों के लाड करते हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी तो है ही कोई नहीं, किसको खिलाड़ी कहते हैं? सारे अफसरों के रिश्तेदार हैं ये सारे। वो शुगर वो भाईजान जो मोटा 300 पाउंड वाला था, उसने कहा नहीं था मुझे तो पता ही नहीं, अब्बू ने के दोस्त है उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे। वो T20 खेलने चला गया भाई अब्बू के दोस्त की वजह से। तो ये आरजू खिलाड़ी तो स्पोर्ट्समैन होते हैं, और पाकिस्तान जहाँ खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ना बिल्डिंग सीधी है, ना कुछ। वहां से 7 लोग ओलंपिक में, वो 5 तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से। वो तो वीजा लग गया, वहां ऊबर चलाएंगे और डोर डैश करेंगे वहां पे जाके। लेकिन दुख वाली बात है
कहते हैं जी वहां 7 गए हैं 25 करोड़ में। मैं कहता हूं 7 भी नहीं जाना चाहिए उनमें से। ओलंपिक के स्पेलिंग तो किसी को पता नहीं है। सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दूसरा उस पर आगे जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहां जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी भी वैसे स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं, क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइली होता है। हालांकि मैं यहाँ पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहाँ पे आते हैं पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाति दबा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। बिल्कुल। यहां ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हैम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें आप? तो उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया है? यहाँ मैं बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल। उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। दूसरी आरजू में आपको मजे, वो जिन्होंने सलमान तासीर साहब को जिन्होंने मर्डर किया था, क्या नाम है उनका जी? वो मुमताज कादरी साहब, जिन्होंने उनको मर्डर किया था, उनका बहुत बड़ा रोजा बना दिया, मकबरा बना दिया। हाँ, इस्लामाबाद में। ठीक हो। एक बहुत बड़े यहाँ के आपके रिजवी साहब थे, वो कहते थे कि मैंने उनके कब्र से उनके हाथ निकलते देखे हैं खुद अपनी आंखों से, और दोनों हाथों में तलवार थी। ये उनकी स्टेटमेंटें होती थी। मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूंगा, एक मस्जिद यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां से 50 मील के फासले पे, उस मस्जिद के अंदर मुमताज कादरी साहब का उर्स मनाया गया। फिर ऐसा इस्लाम मैंने अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस होते देखा है जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। कई मसाजिद हैं वहां लाइटें बंद करके तो वो अपना विरद शुरू कर देते हैं, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कहते हैं ये जिक्र की नई ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आरजू, ये फिर जो उनमें से जो बच्चे, वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं, उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते, फासले मजीद गहरे करते हैं। कहते हैं ये काफी। मुझे एक बताएं बात आरजू, ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते हैं। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है
कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहाँ पे यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए यहाँ, तशरीफ ले आए, आप आए यहाँ पे। और मैंने आपको अर्ज किया था, ये बार बार ये लफ्ज कहते हैं डायस्पोरा, डायस्पोरा जी, पाकिस्तान डायस्पोरा वहां क्या कर रहा है? आपका 4 करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा, उसमें से 2 करोड़ डायस्पोरा बनेगा। वो पैदल चल के ईरान जाएगा, ईरान से वो टर्की जाएगा, टर्की से आधे समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे, कुछ इटली भाग जाएंगे, कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ जर्मनी चले जाएंगे, कुछ उनमें से भाग के अमेरिका आ जाएंगे। अब वो यहां आ जाएंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो स्कूल तो गए ही नहीं। बिल्कुल। फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तानी डायस्पोरा। मैं कहता हूं डायस्पोरा के ऊपर कोई स्कूल ही बनाओ। मैं अब करने लगा हूं शुरू आरजू, मैं जिस इलाके से हूं, मैं वहां पे एक वोकेशनल स्कूल बनाने लगा, वोकेशनल स्कूल, और वहां सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की स्किल्स पहले सिखाऊंगा, उसके बाद इनको सिखाऊंगा कि इनको एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिशियन, इनको प्लम्बिंग वगैरह चीजें सिखाई जाए, ताकि वहां से कुछ सीख कर आए। एटलीस्ट ईमेल करना तो सीख लेंगे, इंग्लिश में नाम तो पूरा लिखना सीख लेंगे, आना तो सबने एंड अप यही करना है। तो अगर मेरे जैसा एक गरीब आदमी सोच रहा है, तो आपका जो लूटिंग एलीट है वो क्यों नहीं सोच रहा है? वो क्यों नहीं सोच सर ये तो हर जगह जाके, इंग्लैंड जाए चाहे अमेरिका जाए, वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं। गेट हाउस, हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जर्मनी की तो चलो आज हम बात कर रहे हैं, नॉर्वे के अंदर आरजू, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानियों का एक गेटो बना रखा है, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, नॉर्वेजियन लैंग्वेज का एक लफ्ज नहीं जानते, वो इंटीग्रेटेड, अपने मोहल्ले, अपने गेटो में पैदा हुए, वही कारोबार, वही जबान, वही सारा कुछ। फिर कल को आप नॉर्वेजियंस को किस तरह ब्लेम करेंगे जी, वो आपकी मस्जिदें बंद करने लगे, आपको डिपोर्ट तो बेचारे कर नहीं सकते, क्योंकि पैदा वहीं हुए, मजबूर है वहां। मेरा बल्कि मैं ऐलान कई दफा कहता हूं, कई लौंडे लपाड़ों को ये चीज पसंद नहीं है। आपकी इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है, आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया है? मैं यहां एक ओपन चैलेंज हर दफा करता हूं, जब भी मैं बैठता हूं बड़ी गैदरिंग के अंदर, मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करता हूं, तुम्हारे बच्चों में से आज तक कभी किसी ने फायर डिपार्टमेंट के लिए वॉलंटियर किया है? नहीं। कभी किसी हॉस्पिटल के लिए तुमने वॉलंटियर किया है? वहां जाए तो सारे अमेरिकन, बल्कि यहां पे फायर डिपार्टमेंट 50% चलता ही वॉलंटियर बेसिस पे है, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वहां काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां पे रिटायर्ड लोग बैठे आपका पेपर वर्क कर रहे होते हैं। कभी आज तक किसी उनमें आप देख लें कोई पाकिस्तानी नजर आए, मेरे गिरबान को पकड़ लिया? हमें पता ही नहीं कि सोसाइटी को, मैं रोजाना सड़कों पे लोग देखता हूं, गोरे सड़कें साफ कर रहे हैं, ट्रैश साफ कर रहे हैं, कभी आज तक आपने देखा? मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बता दें, मुझे तस्वीर खींच के भेजें आप, आपने किसी को देखा हो, आपने किसी पाकिस्तानी को फायर डिपार्टमेंट में सर्व करते, गली साफ करते देखा हो किसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, कंट्रीज में? फिर आप कहते हैं अब जर्मनी में एक मस्जिद आप बंद की है, ये तो आपकी खबर आ गई है, और चाइना के अंदर दाढ़ी रखने पे बैन है, रोजा रखने पे बैन है, उसका तो बोलते नहीं है, कहते जी जी ये हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है इनके साथ, समंदर से गहरी पता नहीं फलां फलां चीजें हैं। वो यहाँ पे अब डेविड लू ने कह दिया, वो जो आपका अजीज है, जहां आप ले रहे हैं 7 बिलियन IMF से, उसने परसों सेनेट की कमेटी में कह दिया है, फॉर पाकिस्तान चाइना इज पास्ट, अमेरिका इज द फ्यूचर। क्या करोगे? वो हिमालय से ऊंची दोस्ती का क्या करोगे भाई? अब वो सड़कें उखाओ, सी पैक उनको को पैक करके ले जाओ, हम तो अमेरिका जा रहे हैं सारे, कहो ना उनसे। फिर बल्कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मुझे कल किसी ने बताया, मैं तो हैरान हो गया था, इन्होंने वो J-17 बनाया है, एक जहाज फाइटर, वो सुना है उसके अंदर इंजन जो लगे हुए थे सारे रशियन थे, वो रशिया ने चाइना को दिए, चाइना ने इनको दिए, अब वो पीछे से चाइना उसके पार्ट्स नहीं दे रहा, वो सारे के सारे ग्राउंडेड है, चल ही नहीं रहे। तो इन्होंने इतना थोड़ी सोचा सर, ये इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं कि क्या करेंगे आगे? इन्होंने उसमें से भी पैसे खाए होंगे। बस अब मैंने खबरें ये पढ़ता रहा हूँ, ये सुना कि आगे कंट्रीज को बेच रहे थे वो जहाज, वो बेचेंगे क्या जब अपने सारे ग्राउंड है नहीं चल रहे, तो किसी को आगे क्या देंगे? चल, अच्छा उससे आगे जो मैं एक और बात पे मैं जो बात कर रहा था, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हम तो भाई बेचते रहे सारी जिंदगी, अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराया चाइना से। मैं हमेशा आपको कहता रहा था, जब भारत और चाइना आपस में हालात ठीक कर लेंगे भाईजान, फिर क्या करेंगे आप? ये हिमालय से ऊपर वाली दोस्ती जो है वो फिर कहां जाएगी? अब उसी की तरफ जा रहे हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया था ये, क्योंकि उसकी वजह ये है,
चाइना को भी अपनी इकोनॉमी प्यारी है, भारत को भी अपनी इकोनॉमी प्यारी है, और आपकी इकोनॉमी है ही नहीं। आपकी तो इकोनॉमी पैदा ही नहीं हुई ना अभी तक, 76 साल में आपकी तो इकोनॉमी पैदा नहीं हुई। आपके लिए इतरा के लिए रस है आरजू, आप उस मुल्क में, कंट्री में बैठी जो 23 दफा बैंकरप्ट हुआ है। अब वो कैसे बैंकरप्ट हुआ वो भी बताता हूं किस तरह हुआ। 23 दफा आपने आईएमएफ का पैकेज लिया है, उस पैकेज का नाम क्या है? बेल आउट। बेल आउट किसको कराया जाता है? जो बैंकरप्ट होता है। 23 दफा एक कंट्री बैंकरप्ट हुआ, तो वो तो उनको इकोनॉमीज अपनी प्यारी है। मैंने कल एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा है कि डॉक्टर जयशंकर और वेंग यी जो उनके चाइना के इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, दूसरी दफा मुलाकात उनकी हुई है आसियान में, लाओस के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात, बड़े शॉर्ट पीरियड में। पहली दफा उनकी मुलाकात शंघाई समिट में हुई थी, उस वक्त भी साइड लाइन पे हुई थी, इस वक्त भी उनकी हुई। उन दोनों ने फैसला कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी फौजें जो हैं वो वापस ले जाएं। वो यही और इसमें बिलखसूस दोनों मुल्कों के सामने जो उनके सबसे बड़ी कंसिडरेशन दोनों मुल्कों की है वो इकोनॉमी है। भारत के अंदर एक सवाल ये बिल्कुल मुसलसल ऊपर वाले सर्कल में ये चल रहा है कि इतनी बड़ी इंपोर्ट करके चीजें चाइना से, और दूसरी तरफ जंग के हालात हैं, बॉर्डर के इश्यूज हैं, टेरिटोरीज के इश्यूज हैं, किस चीज को प्रेफर किया जाए? इकोनॉमी को प्रेफर किया जाए या टेरिटोरियल को? लेकिन इन चीजों को अभी वो दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना समझते हैं कि एहतियात के साथ डील किया जाए, ये ना हो कि इस चीज में कहीं हम इतना फंस जाएं ताकि इकोनॉमी सफर होना हो शुरू हो जाए। दोनों कंट्रीज अगर देखा जाए, चाइना भी शरारतें तो करता है मुसलसल कि वो अपने जिस तरह मैंने बताया था पहले भी, उन्होंने वहां पे डैम बना लिए, कई शहरों के नाम जो हैं जो भारत के पास हैं उनके वो नक्शे के ऊपर चाइनीज नाम लिख लिख के शरारत तो वो करते हैं मुसलसल। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इंडिया इज राइजिंग, और इंडिया की जो इंपोर्ट इतनी ज्यादा चाइना से, अगर वो बंद होगी तो हम कहाँ जाएंगे? ये लेकिन ये दूसरी मुलाकात उनकी हौसला अफजा थी। इसमें उन दोनों ने इस चीज पे जोर दिया है कि हम इकोनॉमी को प्रेफर करें और अपनी फौजें जो है वो स्लो एंड प्रोसेस करें। लेकिन सर लोग कह ये रहे कि लगता है ऐसा कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, महीने के अंदर अंदर दूसरी मुलाकात है, और दे बोथ अग्रीड अपॉन इट। अगली खबर जो मैं बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पे एक हमारे रिपब्लिकन सेनेटर है मार्को रूबियो, उन्होंने रेजोल्यूशन पेश कर दिया है भाई इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक किए जाए। ये रेजोल्यूशन उन्होंने पेश कर, और उसमें बिल के अंदर क्या उन्होंने जोर दिया है कि भारत का स्टेटस जापान, इजराइल, कोरिया और नेटो से जिस तरह इनके साथ रिलेशनशिप है अमेरिका के, उसी तरीके पे जो इनमें कमी बेशी रिलेशनशिप में है उनको ठीक किया जाए। रिपब्लिकन साइड इस चीज को मुसलसल महसूस कर रही है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए। उसके बाद जो मैं इस पे आखिरी चीज जो मैं खासकर जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि कैमला हैरिस इज राइजिंग और प्रेसिडेंट के लिए जा रही है, उनके ग्राफ बहुत चल रहा है। एक चीज मोदी साहब जब यहाँ आए थे तो एक क्लिप आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी साहब ने जब कांग्रेस के अंदर अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत हमारे कई मिलियंस हैं लोग यहाँ पे जो भारतीय निजात हैं, जो भारत से आए हैं। बिलखसूस उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि आज एक साल के अंदर भी कई कांग्रेशनल असेंबली हाल के अंदर भी कई लोग मौजूद हैं जो भारत से आए हैं, और बिलखसूस जो मेरे पीछे बैठी है वो भी भारत से है, और पीछे कैमला हैरिस बैठी थी। और मोदी साहब की स्पीच में उन्होंने समोसा काकस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि समोसा काकस है यहाँ पे, वो बड़ा पॉपुलर है और फ्लेवर ऑफ द हाउस है, और वो उन्होंने कहा था कि आई विश के पूरा इंडियन कुजीन ही जो है फुल वो यहाँ पे आए मेरे ख्याल में, और वो टाइम इज कमिंग, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त कैमला हैरिस हैज इंडियन कनेक्शन, दूसरी तरफ से जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भी इंडियन डिसेंट से है, इंडियन डिसेंट ही नहीं बल्कि इंडियन है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए थे, दोनों प्रोफेसर थे, और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भारत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर लोग तो यही समझ रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने आना है, लोगों को तो नहीं का इंतजार है। देखिए ट्रम्प साहब की, देखिए ट्रम्प साहब अपहिल बैटल है। मैं तो खुद डाई हार्ड सपोर्टर हूं, उनके साथ हूं, बल्कि मैं वेट कर रहा हूं अपना कैंपेन को दोबारा ज्वाइन करने के लिए किसी कैपेसिटी में। उसमें आरजू बात यह है कि इस वक्त मशीन की कंट्रोल सारा बराक ओबामा के हाथ में है। वो और दूसरा मैं दो चार चीजें बताता हूं जो इलेक्शन के यहाँ पे सेटबैक्स हैं।
एक तो इलेक्शन जो है वो हर स्टेट के अपने अपने कवानीन है, वो कानून के अपने अपने हैं। और फिर उसमें ये होता है कि जहां डेमोक्रेट गवर्नर हैं या मेयर हैं, वो फिर अपना मसल फ्लेक्स करते हैं। तीसरी उसमें जो दूसरी बात यहाँ पे अमेरिका के अंदर वोट डालने के लिए आपसे किसी किस्म की आईडी नहीं पूछी जाती, ये भी एक सेटबैक है। तीसरा उसमें बात यह है कि इलेक्शन जब होते हैं तो उनको गिनती के चक्कर में हफ्ता हफ्ता 10 दिन रिजल्ट उनके नहीं दिए जाते, ये भी सेटबैक है। फिर मेल इन वोटिंग होती है, वहां पे भी घपले होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब पूछा गया था अपनी कैंपेन बाइडेन के साथ तो कि आप 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट को आप तस्लीम करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज अ अपहिल बैटल। अब उसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उन्होंने जेडी वैंस को पिक किया है, मुसलसल उनको उनको उन्होंने अगले दिन किसी को कह दिया क्योंकि कैमला हैरिस के अपने बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दे आर कैट वुमन से मुराद है कि उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने बिल्लियां रखी हुई हैं। उन्होंने एक सार्कास्टिक बात की, तो उसको मीडिया ने काफी पकड़ा है। और इस वक्त जो क्लिंटन न्यूज नेटवर्क है CNN, वो मुसलसल पोल अपने बना के मुसलसल ये कह रहा है कि कैमला हैरिस जीत चुकी है। तो देखें, लेकिन जो पूरा एक सिस्टम प्रोपेगेंडा स्कीम है वो इस वक्त कैमला हैरिस के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। वोटिंग जरूर है लेकिन मशीनरी उनके खिलाफ। लेकिन सर देखते हैं कि क्या होता है और मशीनरी जीतती है या वोटिंग, इस पे यकीनन सबकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।